हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर उसने 1991 के बाद से IMF से कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। बांग्लादेश ने 2011 से के बाद से कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। तो मेरे मुल्क को क्या मुसीबत है कि हर 3 साल के बाद वो IMF के पास एक प्रोग्राम ले लेते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, क्या ऐसी वजह नहीं है इसकी? उसकी वजह ये है कि वो जो है अपनी बरामदात बढ़ा रहे हैं, उनकी बरामदात बहुत बढ़ गई है। फिर बांग्लादेश की आबादी जनाब आपसे कम है, हमारी आबादी बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है, और जब 71 में उनकी आबादी कम थी और वो बहुत गरीब था। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो कंपैरिजन है वो भारत और बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ ये पाकिस्तानी फाइनेंस एक्सपर्ट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में भारत की ग्रोथ रेट देख के कहीं ना कहीं गर्दा उड़ता दिखाई दे रहा है, जबकि भारत और पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक कंपैरिजन में सीधा सीधा बताया कि कितनी बार भारत IMF के आगे गया और कितनी बार पाकिस्तान गया, और जो देश IMF के चंगुल में रहता है वो कभी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो कैसे आज बांग्लादेश भी पाकिस्तान को बीट करके आगे निकल गया है। तो आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह हो चुकी है, और आने वाले समय में पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक्स हाल कभी सुधरने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो इकोनॉमी लोन पे चलती है या भीख पे चलती है, वो इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पैकेज मुझे समझ नहीं आ रहा, ये आप समझाइए। 1,40,00,000 जो घराने हैं उनको सालाना 2,000 रुपए दिए जाएंगे। ये मजाक है, हकीकत है, फसाना है? मैंने गलत सुना है? ये माहाना दिए जाएंगे 2,000 रुपए? नहीं, अब ये घराना है या अफराद है ये मुझे भी पता नहीं है, जरा देखना पड़ेगा। अगर ये अफराद हैं तो उसको 5 से तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि एक घराने में 5 फर्द औसतन होते हैं। 400 रुपए बचे मेरे ख्याल से शायद। तो नहीं, मगर ये दोनों ये अहम इसलिए नहीं है, मैं आपको बता दूं अहम क्या है। अभी जनाब बिजली के नर्ख बढ़ने हैं, अभी बजट आना है 10 जून को। आज तो बढ़ा दिए ना मेरे ख्याल से, के इलेक्ट्रिक ने तो बढ़ा दिए 5 रुपए पर यूनिट ना, वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मेरे ख्याल से। जी, तो अभी बजट आना है 10 जून को। जो बजट आना है उसमें इनकम टैक्स के और दूसरे रेट बढ़ने हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें बहुत से लोग मुतासिर, इसमें मिडिल ईस्ट जो मुतवस्सित तबका है वो भी मुतासिर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर बड़े जो है बड़े पैमाने पर जो है वो लगाए जाएंगे टैक्सेस, और पेट्रोल के नर्ख में बड़ा जबरदस्त इजाफा होने वाला है। ये बात मैं इसको देखिए, और तरक्याती अखराजात में कटौती होने वाली है, ये देखिए। तो इनके असरात भी तो आप क्यों भूल रहे हैं? यानी हमारा महंगाई तो बढ़ेगी, हमारा ग्रोथ रेट जो आ जाएगा 4.25 के करीब में। इस साल जो है हमारे यहाँ महंगाई 13.4 थी मार्च में, भारत में 7 थी। भारत का ग्रोथ रेट 8 था और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो आपको पता है 6 था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो दुनिया भर में तूफान, जो हम लोग कहते हैं कि तूफान आ रहा है महंगाई का, तो बांग्लादेश और भारत की सरहद पर वो रुक क्यों जाता है? वहाँ क्यों नहीं आता? वहाँ ग्रोथ क्यों जाता? इन सवालों के जवाब भी आपको लेने हैं। और मैं आपको एक और 2-3 बातें बताने वाला हूँ कि हमारे लिए मसले अभी बढ़ने वाले हैं, मैं हकाइक का सामना कर लें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने मौका दिया, वो पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बन गए, अल्लाह उनको मुबारक करे। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1958 से अब तक हमारे 22 प्रोग्राम IMF के हो चुके हैं, 22, और अब ये 23वां प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। इसीलिए शायद इन्होंने वहां पर जो है वो प्रोग्राम को फाइनल नहीं किया। उसकी वजह है कि वो धरने का नतीजा देखना चाह रहे थे। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि मुल्क के दुनिया के हालात खराब है, पाकिस्तान के नहीं, तो मुल्कों को चाहिए कि वो सब्सिडी दें। MD कह रहा है, और हमारे ऊपर ये वो कह रहे हैं कि जी आप सब्सिडी विड्रॉ करें, चूंकि आप हमसे मुआहदा कर चुके हैं पिछली हुकूमत। लेकिन मैं समझता था कि अगर ये कोशिश कल करते तो वो ये कह सकते थे कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें, मगर इन्होंने एक और हिकमत अमली बना ली। वो हिकमत अमली बना ली कि अब उनको, देखिए फैसला तो अल्लाह ताला करता है, अब इनके जहन में ये है कि ये जून 2023 तक हुकूमत में रहेंगे, उसके बाद केयर टेकर्स आएंगे, फिर अक्टूबर के बाद कहीं जाके इलेक्शन होंगे, उस वक्त तक ये मईशत को ठीक करेंगे। उसके लिए इन्होंने एक और काम किया,
बजाय इसके कि उनसे बहस करते कि पेट्रोलियम मसनूआत पर कम करो, शायद उन्होंने एक दरखास्त पेश कर दी है कि जो $6 अरब है उसको बढ़ा के $8 अरब कर दें, यानी इनको $2 अरब वहां से मिल जाएंगे। फिर ये प्रोग्राम खत्म हो रहा था सितंबर 2022 में IMF का। अब खतरा ये था कि अक्टूबर में रिजल्ट्स ना गिर जाएं, ये तो खुद बैठे होंगे, तो वहां उन्होंने बात की कि इसको भी आप लेके चले जाएं जून 2023 तक। इसका मतलब ये होगा कि अपने दौर को इन्होंने सिक्योर कर लिया अपने मुताबिक, बाकी फैसले तो अल्लाह ताला ने करने हैं ना, लेकिन अपने मुताबिक उन्होंने कर लिया। तो हम 23वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। भारत ने, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर उसने 1991 के बाद से IMF से कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। बांग्लादेश ने 2011 से के बाद से कोई नया प्रोग्राम नहीं लिया। तो मेरे मुल्क को क्या मुसीबत है कि हर 3 साल के बाद वो IMF के पास एक प्रोग्राम ले लेते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, क्या ऐसी वजह नहीं है इसकी? उसकी वजह ये है कि वो जो है अपनी बरामदात बढ़ा रहे हैं, उनकी बरामदात बहुत बढ़ गई है। फिर बांग्लादेश की आबादी जनाब आपसे कम है, हमारी आबादी बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। और जब 71 में उनकी आबादी कम थी और वो बहुत गरीब था, आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है, बांग्लादेश की रिजर्व्स हमसे ज्यादा हैं। तो ये बातें चीख के नहीं कह रही कि सारी खराबी हमारी पॉलिसियों में है, वरना बांग्लादेश आपसे क्यों आगे निकल गया। भारत ने जो कमाल किया है वो IT सेक्टर में किया है, हमारा IT सेक्टर कुछ भी नहीं है। अगर हम IT सेक्टर में जाते तो हम भी तरक्की कर जाते। इस खित्ते में मैं एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी तरसीलात रेमिटेंसेस ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट कम है। और 2 साल पहले से तक पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ करती थी। अब हमने क्या किया कि वर्कर्स रेमिटेंसेस, लेबर के नाम पर हमने बड़ी बड़ी रकूम मंगानी शुरू कर दी और उसमें नाम रखा 111(4) कि कोई सवाल नहीं पूछ सकता सिवाय स्टेट बैंक के। अब क्या नतीजा हुआ कि जैसे $100 अरब की रेमिटेंसेस आई हैं 3.5 वर्षों में, $100 अरब और $35 अरब के कर्जे बढ़ गए। तो जो $135 अरब है कोई छोटी रकम है। इसका इम्पैक्ट कहाँ है मुल्क के अंदर? कोई सोच रहा है इस मुल्क में? $100 बिलियन की रेमिटेंसेस और $35 अरब के कर्जे जिम्मेदारियां, तो $135 अरब का इम्पैक्ट कहाँ है? उसका जवाब मैं दे देता हूँ। ये रेमिटेंसेस जो आती हैं इससे आपको टैक्सों को नुकसान होता है और इसका पैसा बाहर चला जाता है वापस। कैसे? सबूत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे में ये था कि CO मोटो था कि हम लूटी हुई दौलत बाहर से लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इख्तियार था वो ये था कि बाहर से लूटी हुई दौलत आएगी, ये 184(3) यानी पब्लिक इंटरेस्ट का, तो वो पैसे को तालीम और सेहत पर खर्च करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ये था कि वो ये कह सकता था वो पैसा लाओ और लाने के बाद जो है उस पैसे को तालीम सेहत पर खर्च करो। लेकिन इसमें बताया ये गया सुप्रीम कोर्ट को, 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आंखें खुलेंगी, कि 2017 में $20 अरब की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। उसी साल चोरी का नाजायज पैसा लोगों ने डॉलर खरीदे मार्केट से, फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा किए, $15 अरब चला गया। तो आपको क्या मिला? ये वर्कर्स रेमिटेंसेस नहीं है, ये बड़ी बड़ी रेमिटेंसेस है। वर्कर्स रेमिटेंसेस को तो हम सैल्यूट करते हैं इसलिए कि वो पैसा भेज रहे हैं। ये तो वो पैसा है जो आता है चला जाता है, प्रॉपर्टी में लगाते हैं वापस चला जाता है, ये पाकिस्तान में रुकता नहीं है। उसी के लिए इनकम टैक्स 111(4) बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमाल किया, वो PMLN एक टैक्स एमनेस्टी लाई थी, उसके खिलाफ उन्होंने ये नोटिस लिया था। और बाद में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार, उन्होंने ये कहा कि जी मुझे इस टैक्स एमनेस्टी पे कोई एतराज नहीं है। उसमें ये था टैक्स एमनेस्टी में कि जो लूटी हुई दौलत यहाँ से गई है लूट के, वो पैसा बाहर रखो, यहाँ मत लाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो उनको क्या इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को था उस 184(3) के तहत कि वो पैसा यहाँ ना आए? वो तो CO मोटो था, वो ले ही नहीं कर सकते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो पैसा यहाँ नहीं आया। और फिर इमरान खान साहब ने भी दे दिया, जिनका नारा यही था कि लूटी हुई दौलत हम पाकिस्तान लाएंगे और उसको अवाम पे खर्च करेंगे। उन्होंने भी कहा कि जी 6% यहाँ दे दो और लूटी हुई दौलत बाहर रखो। बाहर रह के वो यहाँ नहीं आई। उसका नतीजा क्या है? 6% टैक्स दिया। $160 था, आज 202 हो गए। उनकी तो जिंदगी बन गई। ₹6 उन्होंने आपको दिए 6%, और ये आपके 40 से जो है वो 160 से 200 लेने ₹40 उनको बढ़ गए। तो उनको तो आपने फायदा पहुंचा दिया। जो लूटे थे, जिनको आपने कहा था पैसा बाहर रखो, क्यों रखो भाई? सुप्रीम कोर्ट को किसने इख्तियार दिया था? नहीं, इस हुकूमत के पास इख्तियार था।
ना जो है इमरान खान के पास था, ना उस वक्त PMLN के पास था। तीनों ने गलत किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं था कि वो क्या जी पैसा बाहर रखें। मुझे एमनेस्टी पे कोई एतराज नहीं। अरे भाई ये 184(3) का है, लेकिन जो हल्के थे हमारे सब खामोश इसलिए रहे कि जिनके पैसे बाहर लूट के ले गए थे, सबका मुफाद था, खामोश हो गए। तो ये तब तक आप आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, वरना मैं यकीन दिला सकता हूँ, मेरे ईमान का हिस्सा है, हम भारत से आगे निकल सकते हैं। मईशत की ताकत में आबादी की बात नहीं कर रहा, बांग्लादेश से हम बहुत आगे। मेरे मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें आप, भारत, अमेरिका हमारी मदद चाहता है अफगानिस्तान में। अमेरिका हमारा चाहता है रखना, इसलिए कि भारत पटरी से न उतर जाए। अगर पाकिस्तान ना हो, खुदा न खास्ता, तो भारत तो अमेरिका के हाथ से भी निकल जाएगा। तो अमेरिका भी चाहता है पाकिस्तान रहे। जो है चीन नया वो लेकर आया है इस वक्त CPEC। अमेरिका ही चाहता है CPEC नाकाम हो। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुश्किल में आता है तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन कहेगी ये CPEC की वजह से हुआ है। उनको बड़ा ऐसा झटका लगेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। वो भी आपको मदद देने के लिए तैयार हैं। अब हमें ये चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन है, जब तक हालात बदलें, अपनी मईशत को ठीक करें, सही पॉलिसियां बनाएं, ताकि ये जो मुल्क मदद करें तो उसको सप्लीमेंट करें। ये ना हो कि हम उन पर गुजारा करें। ये है असल तबाही जो हम लोग बात नहीं कर रहे और जो है सियासत करते रहते हैं। उस हुकूमत ने ये कहा, उस वजीर ने। हमारा वो इशू नहीं है, वो तो उनका है कि वो अपनी सियासत ला के इख्तियार में ला रहे हैं। मेरा इशू ये है कि अवाम में गुर्बत कम हो, मेरा इशू ये है कि वजन कम हो, तालीम बढ़े।